योगी जी कल जाते हैं आरएसएस मुखिया से मिलने, मोहन भागवत जी से। आज सुबह दोनों उप मुख्यमंत्री भी जाते हैं, दोनों अलग अलग मिलते हैं। तो ये सब तो बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं पे नहीं। अभी आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं भाई? अभी तो उसमें बार्गेन एक होने बात दीजिए। छिपी हुई। हाँ हाँ, बार्गेन होने दी। उप मुख्यमंत्री दूसरी भाषा बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री दूसरी भाषा। कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ तो बार बार सुनने को मिलता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमित अवस्थी, वो ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे थे। ब्रजेश पाठक ने साफ साफ कहा, हमारा मुंह मत खुलवाइए, रिसर्च कीजिए, अपनी रिसर्च की टीम से कहिए। तो इतना खुला निशाना, वो भी राजशेखर जी टीवी चैनल के मंच पर। तो कुछ तो चल रहा है ना। और आप हो सकता है थोड़ा अपने आप को, अपने शब्दों को बांध करके बोलना चाह रहे हो, लेकिन आप ब्रजेश पाठक की मजबूरी हो सकती है कि सर वो कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। राजशेखर त्रिपाठी तो कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं जो उनके जहन में है और जो जानकारियां उन्हें। जवाब में मैं यही कहने जा रहा था, हाँ, जब आपने मुझे प्रोवोक किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि योगी उत्तर प्रदेश के सीएम पद के बाद मठ में ही जाएंगे, सेंटर में या कहीं और कोई बड़ी भूमिका। लगता है वो जाने वाले हैं, ये ये जानते हैं। अब वो कौन जाने वाले हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सारी दुनिया समझ रही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। और यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे के केंद्र में हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के चारों तरफ अपनों ने चक्रव्यूह बुन दिया है? क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में अगर बीजेपी जीतती है तो उसके बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कई ऐसे मसले देखे गए हैं। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी जी। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल द स्वतंत्र पर। राजशेखर जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई भी शंकराचार्य बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी शंकराचार्य बना दीजिए। और उन्हीं के दो डिप्टी सीएम लगातार बयान दे रहे हैं। और दूसरे डिप्टी सीएम पाठक साहब ने तो आज बटुकों को घर पर बुला करके उनका सम्मान किया, 101 बटुक बुलाए गए, पूजा पाठ की गई उनके साथ। और कल उन्होंने कहा था कि बटुकों को शिखा से खींचना एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है और इस अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दूसरी भाषा बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री दूसरी भाषा। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना बोले कोई विद्रोह चल रहा है क्या? फिर विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव तो पहले से ये सेट है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टी बोले तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ तो बार बार सुनने को मिलता है। क्या? तो अच्छा, इनके दोनों उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए, हाँ, वो उनमें पहले वाले जो हैं केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, तो मौर्य जी तो पहले ही काफी उनका जो रुख रवैया रहता है हाँ, योगी जी को लेके, हाँ, वो बहुत ऑब्वियस है। हाँ, अभी इसका एक छोटा उदाहरण आपके सामने था। वो जो सेठुआ बाबा हैं, हाँ, उनके आश्रम में एक प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने वहां रोटी वगैरह बनाई। तो उस पे तंज करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रोटी बनाने से काम नहीं चलेगा सेतुआ बाबा के यहाँ। ठीक है। और सेतुआ बाबा के बारे में ये कहते हैं कि उनकी योगी से नजदीकी जग जाहिर है। हम्म, ठीक है। मणिकर्णिका वाला प्रकरण ठीक शंकराचार्य के पहले हुआ था, तो उसमें भी ये खोजा गया। ये बात सामने आई कि मणिकर्णिका जो घाट है वो और सेतुआ बाबा का जो आश्रम है वो इस तरह से है कि अगर वहां से मणिकर्णिका को थोड़ा आगे पीछे किया जाए तो उनके आश्रम में लोगों का आना जाना जो है हम्म, वो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा है। हाँ, ये बातें हैं। अब सबसे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी को
जो मतलब ये कहना कि वो भगवान जैसे हैं, उनको स्नान करना चाहिए जाके, ये सब केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे जी ने कहा। हैं। और ये मुख्यमंत्री की लाइन से भी अलग था, और एक तरह से कह लीजिए पार्टी की लाइन से भी अलग था, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद को मतलब बीजेपी वाला तो कम से कम नहीं माना जाता। हम्म। ठीक है। अब आश्चर्य इस बात का अचानक हुआ कि ब्रजेश पाठक अब मैदान में आए, जब चीजें थोड़ी सबसाइड हो चुकी थी। हम्म। ठंडी हो चुकी अब थी। वो हाँ, गालिब के शेर की दूसरी लाइन है कि कुरेदते हो रात जुस्तजू क्या है। तो भाई आपने ये शांत होते हुए मामले को फिर कुरेद दिया, हम्म। और आज का उसके आगे एक स्टेप बढ़ के आपने मटकों का वहां पे सम्मान, सम्मान। स्वागत और उनका वो किया। तो एक मैसेज जो घाटी ब्राह्मण समुदाय है उसमें भेजने की तो कोशिश है, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। और 13 तारीख तक योगी जो भी बोलते रहे हैं शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, मतलब सदन में ही बोले, नाम न लिया हो, लेकिन भाई किसी को अव्यवस्था फैलाने का अधिकार नहीं है, किसी को गड़बड़ी फैलाने का अधिकार नहीं है, वो जिम्मेदार आदमी है कोई, तो उसको ये देखना होगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। हम्म। अब ये अचानक ब्रजेश पाठक जी मैदान में क्यों आए, ये अपने आप में एक सोचने इस की इस बात तो है। इस सवाल को आप इस सवाल के बाद जवाब दीजिएगा जो आप इस पे देना चाह रहे हैं, उसको जोड़ते हुए। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमित अवस्थी, आपने और हमने भी उनके साथ काम किया है। वो ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ब्रजेश पाठक से पूछा कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ तो एक ही पार्टी में रहे। उन पर निशाना साध रहे थे, वो ब्रजेश पाठक पर सवाल पूछ रहे थे कि आप तो बाहर से आए हैं। ब्रजेश पाठक ने साफ साफ कहा, हमारा मुंह मत खुलवाइए, रिसर्च कीजिए, अपनी रिसर्च की टीम से कहिए। दूसरा नाम जो आपने लिया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अपनी टीम से रिसर्च करवाइए। तो बेसिकली तो वो ये कहना चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कौन से यहाँ के हैं, वो भी बाहर से आए हैं, वो भी संघ और बीजेपी परिवार के नहीं है। तो इतना खुला निशाना, वो भी राजशेखर जी टीवी चैनल के मंच पर। तो कुछ तो चल रहा है ना उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में। और उप मुख्यमंत्री ये बिना किसी और की शय के कर नहीं सकते। ये तो विक्रांत आप ये समझिए ऑब्वियस हो गया ना। हम्म। पहले बयान हम्म। कि बटकों की शिखा खींच रहे हैं, ये हम्म। महापाप है, हाँ। और दूसरे दिन 101 बटुकों का सम्मान, हाँ। तो उसका एक्सटेंशन हुआ ना, यानी उसी चीज को आप बार बार दोहरा भी रहे हैं। हाँ। और सुमित अवस्थी के साथ उनकी वो बातचीत हम्म। मैंने सुनी है। हम्म। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ, अगरचे वो संघ परिवार से नहीं आते हैं, हम्म। लेकिन बीजेपी को छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह तो उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। योगी सिर्फ अपने आप को सांसद बनने तक महदूद नहीं रखना चाहते थे, तो वो ये चाहते थे कि उनकी मर्जी से कुछ और टिकटें, और भी टिकट, और भी कैंडिडेट उनको उनकी सहमति से रखा जाए। तो एक आध बार इस तरह के टकराव हुए हैं। एक बड़ा टकराव तो आप यही समझ लीजिए कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो अभी राज्यसभा में है, हाँ। राधा मोहन दास अग्रवाल को उन्होंने पार्टी कैंडिडेट शिव प्रताप शुक्ला के अगेंस्ट उतार दिया, और वो सिर्फ मठ की अपनी ताकत थी जिसके बूते वो जिता भी ले गए उनको। राजशेखर जी, तो योगी योगी जी ताकत रखते हैं और बड़ा चेहरा है, वो बात सही है। लेकिन ये बीजेपी के उप मुख्यमंत्री अटैकिंग हो रहे हैं, और वो ये शब्द बोलते हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। आप भले ही कहें, दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के अलावा कहीं नहीं गए, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, रिसर्च करिए। आप दूसरे नाम पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए वो ये भी कहते हैं कि वो दूसरे नाम को लेकर बोल रहे हैं।
मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं गए, हम्म। और हम ब्रजेश पाठक का इतिहास भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पे मुझे कुछ नहीं है, हाँ। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, हाँ। अध्यक्ष वही थे उस वक्त। और आपको याद होगा मेदांता में भर्ती हो गए थे। हाँ। लेकिन अंत में 403 सीटों की स्टेट बचाने के लिए जिस आदमी को पार्टी ने ही तलाशा, वो योगी आदित्यनाथ थे। और हिंदुत्व का आइकन तो है ही वो। वेस्टर्न यूपी से लेके ईस्टर्न यूपी की पूरा भगवा डाल दिया गया। किसी तरह की उसमें गुटबंदी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। अब अचानक ब्रजेश पाठक क्यों इस तरह एग्रेसिव हुए हैं, ये समझ से परे है सबके। सर थोड़ा एक और बात, समझ में आ जाएगा राजशेखर जी, अगर हम लोग और आप हो सकता है थोड़ा अपने आप को, अपने शब्दों को बांध करके बोलना चाह रहे हो, लेकिन आप ब्रजेश पाठक की मजबूरी हो सकती है कि सर वो कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। राजशेखर त्रिपाठी तो कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं जो उनके जहन में है और जो जानकारियां उन्हें हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं राजशेखर जी, क्योंकि आदमी, कोई भी प्लेयर, हम तो जब फ्रंट फुट पर जाकर के खेलते थे बचपन में क्रिकेट, तो जो हमारी टीम के कैप्टन होते थे, अरे अगले मैच में भी मैं जगह दूंगा, कोई बात नहीं, तुम अगर आउट भी हो गए तो मैं हूं, लेकिन खेलना खुलकर। तो ये कहीं से तो उन्हें कहा जा रहा है ना कि खुलकर खेलिए, वरना किसी बस विधायक की, बस किसी बस मंत्री की इतनी आपने हिम्मत की। हाँ। जवाब में मैं यही कहने जा रहा था। हाँ। जब आपने मुझे प्रोवोक किया, आप याद कीजिए कि हाँ। ब्राह्मण विधायकों की, नेताओं की जो बैठक हुई उसके बाद क्या क्या हुआ। हाँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए। हाँ। अब इसी से आप समझिए। और ये अचानक उनका एग्रेसिव होना, हाँ। ये बहुत कुछ कहता है। तो क्या ब्रजेश पाठक को यह आश्वासन दिया गया है कि अब यूपी में ब्राह्मणों की लीडरशिप आप संभालेंगे? और संघ क्या इसे बर्दाश्त करेगा? हाँ। जिसने धनखड़ के उपराष्ट्रपति होते हुए जो कुछ हुआ, उसके बाद ये मैसेज किया कि अगर आदमी ट्रेडिशनली, कोई भी नेता हम्म। पार्टी से नहीं जुड़ा है, तो उसको बड़ा पद न दिया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक और इसमें दूसरा नैरेटिव भी सामने आ रहा है। हम्म। इस पे भी जरा गौर करने की जरूरत जी। है। एक तरफ एक धड़ा है ब्राह्मणों का जो नाराज है, जो ये बार बार कहता है कि योगी तो ठाकुरों के पक्षधर है, या अंडर करंट जो भी चल रहा हो, तो उसको कहीं वो बिखरे ना, बटे ना, उसको जुड़ना भी है, उसको एक चेहरा दिखाना है। लेकिन ये चेहरा क्या ब्रजेश पाठक हो भी सकते हैं? हम्म। सवाल ये है। हाँ। या सिर्फ वो जो है किसी की सिखाई हुई स्क्रिप्ट थोड़े दिन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगा। हम्म। अच्छा, तो यूजीसी वाला मामला देख लीजिए। हाँ। मैं कहना ये चाह रहा था कि एक दूसरा नैरेटिव भी चल रहा है विक्रम, हाँ। कि यूजीसी वाला मामला ऐसा हुआ कि सरकार ने, भाई ब्राह्मण तो हमारे साथ ही हैं, सवर्ण तो हमारे साथ ही हैं, और उनको अपने साथ मान करके, अपना कोर वोटर मान करके, उन पे ध्यान न दे करके ओबीसी को पूरी तौर पे कन्विंस करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूजीसी वाला मामला हुआ। हम्म। फिर जब सरकार को ये लगा कि अरे यार बिखर रहा है, हम्म। तो कोर्ट वाला केस हुआ। और कोर्ट में क्या नाटक हुआ वो भी आपने देखा। हम्म। सरकार का वकील कुछ बोल ही हाँ, नहीं रहा। तुषार मेहता जी ने कुछ लेकिन बोला ही नहीं। उसके उसके बाद जो सबसे खराब बात हुई कि ब्राह्मण उससे कन्विंस नहीं है, हाँ। क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी भी यूजीसी वाला मामला कोर्ट में केवल उस पे कुछ दिन की रोक है।
और ये ध्यान रखिए कि मंडल का प्रस्ताव वीपी सिंह लेके आए थे, वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लागू हुआ। तो कोई भी चीज, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन गई, कांग्रेस उसे दबाए रही, लेकिन अंत में उसका जब टाइम आया तो वो सामने आ गई। हम्म। तो ब्राह्मण उसको लेके मतलब काफी चिंतित है, हम्म। गुस्से में भी है। अब इसके पैरेलल एक समस्या सरकार के लिए दूसरी खड़ी हो गई, रायता तो फैल गया। हम्म। पिछली बार जब मंडल का मामला था तो आप समझिए कि ओबीसी और खास तौर पे यादव यूपी और बिहार में चुपचाप तमाशा देखते रहे कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बोल नहीं रहे। हम्म। लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा, यूट्यूबर पत्रकार महिला हाँ। और उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी हाँ। खड़ी हो गई। ये ध्रुवीकरण अगर हुआ तो वो जो फायदा अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति से 2017 में उठाया, 2022 तक वो माहौल बना रहा, हाँ। ठीक है, अब वो 2027 में कहीं पूरी तौर पे बिखर न जाए। राजशेखर जी, और मजे की बात, इसी से जोड़ते हुए, क्या अमित शाह की चाणक्य नीति ही फ्रंट फुट पर खिलवा रही है क्या? क्या ये भी कैलकुलेटेड मूव है कि इससे ब्राह्मण साधे जा सकेंगे? मैं ये जो दूसरा नैरेटिव जो मैंने बताया कि ये हाँ। भी सामने आ रहा है, हाँ। इसके पीछे तो निश्चित रूप से अमित शाह, उनकी कोटरी और उनकी मशीनरी है कि भाई दूसरे तरीके से ब्राह्मणों को हम्म। पकड़िए। अरे भाई, आप ये समझिए कि 12 से 14% ब्राह्मण हो गए, हम्म। 5 से 6% के करीब ठाकुर हो गए। हम्म। यही जोड़ लीजिए आपस में तो 20% हो गए। हम्म। 20% का वोट ब्लॉक कम नहीं होता। हम्म। तो अगर, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ये मान के चले भी कि यूपी वर्सेस हम्म। लखनऊ वर्सेस दिल्ली है, तो भी ये रिस्क तो पार्टी नहीं ले सकती ना कि यूपी उसके हाथ से निकल जाए। हम्म। वो जो बात आपने शुरू में कही वो ज्यादा सही लगती है कि हम्म। बार 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 ये कह के कि देखिए ब्राह्मण नाराज है, ये है वो है, और अंत में कोई ऐसा सही मौका तलाश के योगी से ये कहा जाए कि अब भाई आपको जो है मठ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि योगी ने ये तो कह दिया है हम्म। कि मेरे लिए मेरा मठ बहुत है, कुछ है। हाँ। तो योगी मठ ही जाएंगे, वो कम से कम सेंटर में पदाधिकारी बन के या मंत्री बन के तो नहीं आने वाले, हाँ। है ना। तो वो उनके लिए वही बहुत इनफ है फिलहाल कि वो यूपी के मुख्यमंत्री बने रहे। हाँ। तो ये एकदम निश्चित है कि अगर दूसरे नैरेटिव पे काम हो रहा है कि कान इधर से नहीं उधर से पकड़ा जाए, हाँ। ये आपने ठीक है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि योगी उत्तर प्रदेश के सीएम पद के बाद मठ में ही जाएंगे, सेंटर में या कहीं और कोई बड़ी भूमिका का वो, नहीं, वो जैसे बाकी सवाल ही, शिवराज वो जी आ गए बड़ी भूमिका लेने, केंद्र में मंत्री बन गए, वैसी कोई भाई भूमिका। उनके पास, इन सारे लोगों के पास गंवाने के लिए हाँ। बहुत कुछ है। हाँ। योगी के पास उनका मठ, और आप देखिए ना उसका फैलाव देखिए, हाँ। नासिक से पूरे लेके हिंदुस्तान में फैला हुआ है महाराष्ट्र जी। में, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ। हाँ। और मेरे एक जूनियर मित्र हैं, हम्म। रिपोर्टर, मैंने उनसे पूछा योगी गए हैं, क्या इम्पैक्ट है? हाँ। तो उन्होंने कहा साहब वो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये वाले नारे ने योगी के बड़ा असर किया है। हम्म। अब साहब जो आदमी नारा दे रहा है कि बटोगे तो कटोगे, उसके पैरेलल आपने यूजीसी वाला जो जिन्न बोतल से निकाल के बटने और कटने का माहौल खड़ा कर दिया। तो ये उसको संभालने के लिए कैसे संभाला जाए, ये सारी चीजें, उसकी भी एक कवायद हो सकती है, और ब्रजेश पाठक को इसके लिए आगे किया जा रहा हो। राजशेखर जी, बटोगे तो कटोगे, ये तो बीजेपी पर भी लागू होता है ना।
कि बटेंगे तो कटेंगे, दो उप मुख्यमंत्री, इतना खुल के फ्रंट फुट पर खेलना। योगी जी कल जाते हैं आरएसएस मुखिया से मिलने, मोहन भागवत जी से। आज सुबह दोनों मुख्य उप मुख्यमंत्री भी जाते हैं, दोनों अलग अलग मिलते हैं। तो ये सब तो बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, जो कथित जो हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, ये बीजेपी पर भी तो निर्भर हो रहा होगा। बिल्कुल। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ वो आदमी है जिसने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। नेक रहोगे तो नेक रहोगे, और वो हिंदुत्व का आइकन है। हाँ। और उसके उस एक तरफ वो ये नारा देता है, हाँ। और दूसरी तरफ आप यूजीसी वाला मामला खड़ा करते हैं जिसमें कम से कम हाँ। जातियों में हिंदुओं के बंटने का खतरा तो क्रिएट हो ही गया। हाँ। और उसमें भी पर्याप्त ध्रुवीकरण की गुंजाइश। एक चीज सही है हाँ। कि ब्राह्मण, जब तक कोई विकल्प नहीं दिखेगा जाएगा कहाँ। एंड ठीक ऑफ है। द डे वो लेकिन वहीं जाना है, हाँ, ये तो मान के। वो तो उसके उसके लिए तो मतलब जब तक कोई, हाँ, वो बार्गेन पूरा कर रहा है। हाँ। अभी मैंने एक जगह कहीं बोला किसी डिस्कशन में कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा, आएगा तो अंत में लौट के यहीं। तो एक सज्जन ने मुझे फोन किया यूपी से, और कहा कि अभी आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं भाई। अभी तो उसमें बार्गेन एक होने बात दीजिए। छिपी हुई। हाँ, बार्गेन होने दी। वो बार्गेन कर रहा है। हाँ। लेकिन आप सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीजें, अब जैसे आप केवल वही देख लीजिए, सुमित अवस्थी और हाँ। ब्रजेश पाठक की जो बातचीत हो रही है उसके नीचे पब्लिक के रिएक्शन देख लीजिए। हाँ। तो उसी से आपको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और ब्रजेश पाठक जो है, उनको लेके जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, हाँ। उसका रुख रवैया क्या है। हाँ। समझ रहे हैं। तो ये बहुत ये चीज सही है कि वो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम्म। वो वो किसी और की डायरेक्टर स्क्रिप्ट की, पढ़ रहे किसी हैं। डायरेक्टर की और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, हम लोग विक्रांत जी, मतलब कम से कम हमें तो यही हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो हमें तो समझना पड़ता है हाँ। कि भैया ये कहाँ से अचानक बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ। ठीक है। हम्म। और अब तक जो उप मुख्यमंत्रियों का कहते हैं ना कि वो करना, योगी के अगेंस्ट दिखना, हाँ। ब्रजेश पाठक नहीं दिखते थे। हाँ और बिल्कुल। केशव मौर्य जो है वो शुरू से मुखर थे। हाँ वो तो अब शुरुआत आप है। कह रहे हो अब आप कह रहे हो कि दोनों लोग गए थे मिलने। हाँ। तो ये गए थे जो मिलने, इसमें भी कि जो हम कर रहे हैं इसको आपका वैलिडेशन चाहिए। हाँ। और हर तीसरे चौथे महीने आप पाएंगे कि दत्तात्रेय जी जो है, दत्ता बाबू, लखनऊ में पाए जा रहे हैं। लखनऊ में पाए जाते हैं। उनको अपना हिंदुत्व का आइकन भी बचाना है। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले को भी रोकना है। और अब ये जो यूजीसी वाला मामला हुआ, इसको लेके पार्टी बहुत चिंतित है। हम्म। तो ये जो आपने कहा कि भाई ये लागू तो इस पे भी हो रहा है ना, हाँ। पार्टी के अंदर, अब इसी को संभालने की कोशिश नहीं की गई। हाँ। तो अब थोड़े दिन नहीं तो बहुत दिन भी नहीं बचे हैं सामने ही है। 2027 के इलेक्शन को। समझ रहे हैं। बिल्कुल, राजशेखर जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और बीजेपी के सबसे बड़े कहा जा सकता है कि चुनौती जो है वो अखिलेश यादव से ही मिलेगी उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश यादव को मौका मिलता है और वो इस बात को उठा रहे हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, उप होकर भी अपना अलग रखते हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारी से भागते हैं। आखिरी लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगता है वो जाने वाले हैं, ये ये जानते हैं। अब वो कौन जाने वाले हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सारी दुनिया समझ रही है। और ये बिल्कुल। जानते हैं, ये भी सारी दुनिया समझ रही है कि यानी उप मुख्यमंत्री जानते हैं।
तो ये तो अपोजिशन को भी आप बड़ा हथियार दे रहे हैं ना। और बिल्कुल अपोजिशन तो चलाएगा ही आप जब ऐसा देंगे। कि अपोजिशन को हथियार दे रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई एकमात्र हम्म। इस वक्त पीडीए वाले अखिलेश यादव से ही है। बिल्कुल। ठीक है। और वो इतना पीडीए पीडीए कर चुके हैं कि वो अब केवल मजा लेने की स्थिति में है। हम्म। अगर वो सोचें भी कि नहीं, ब्राह्मणों का जो 12 से 14% वोट है उसका एक हिस्सा उन्हें मिल जाएगा, या वो जो है ठाकुरों का वोट उनको बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो अभी वो मजे ले रहे हैं, उनको मजे लेने दें। लेकिन हाँ। शेखर जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल कि जितना जी। बीजेपी और योगी योगी बीजेपी को थोड़ा हम साइड में रखते हुए, योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 में जितनी बड़ी चुनौती अपने अपोजिशन से है, उससे बड़ी या लगभग उतनी ही चुनौती क्या अपनों से भी है? क्योंकि इसे नकार तो नहीं सकते कि चारों तरफ जो लोग हैं उनके जो अपना कहा जाता है पार्टी में, उनमें से भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहते। तो क्या जितनी चुनौती अपोजिशन की है उतनी अपनों की भी है? देखिए, ये पार्टी में तो हो सकता है। हम्म। आप समझिए, समझ रहे। जब आपने कहा पार्टी एक तरफ रख दीजिए, पार्टी एक तरफ रखी नहीं जा सकती। हम्म। लेकिन पार्टी में तो हो सकता है। हम्म। पब्लिक में, वोटर में वो एक दूसरे तरह का वातावरण बनता है। हम्म। ठीक है। और वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे वो माहौल दूसरी दिशा लेगा। और मैं आपको आज लिख के दे दूं, योगी के सेवियर बन के, योगी के पीछे, हाँ। उनके कंधे पे हाथ वही संघ रखेगा जिससे आज वैलिडेशन लेने के लिए हाँ। दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो ठीक है, आप पहुंचेंगे तो वहां तो ठीक है, ठीक है, आइए आइए, प्रसाद लीजिए, पानी पीजिए, तो हो गया। लेकिन जब मोर्चा खड़ा होगा तो योगी के पीछे संघ खड़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी भी इतनी लड़ाई के बावजूद योगी ने बहुत कुछ गंवाया नहीं है। हम्म। तो 2027, हाँ ये ठीक है कि जिस तरह से बार बार वातावरण बनाया जा रहा है, लेकिन आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि योगी को आप, जिसको कहते हैं कि हाथ पकड़ के गद्दी से उतारने का रिस्क नहीं ले सकते। ये तभी हो सकता है जब कोई बड़ा कांड हो जाए। हम्म। अभी मुक्तेश्वरानंद को उस बड़े कांड की तरह बनाने की कोशिश कर भी लीजिए तो वो उमाशंकर पांडे, यही संभव था उनका, शंकराचार्य बनने से पहले नाम था, छात्र संघ की राजनीति कर चुके हैं। और राजनीति का जो कीड़ा है वो आसानी से जाता नहीं है। और दूसरी बात, ये एक और जानकारी आपको होगी, वो जो पीठ है हम्म। शंकराचार्यों में, हम्म। ज्योतिर्मठ की जो पीठ है, वो पीठ कभी भी संघ या बीजेपी के सपोर्ट में नहीं रही। कभी नहीं। स्वरूपानंद जी सरस्वती हमेशा उसके विरोधी रहे। हालांकि देखिए, पुरी के शंकराचार्य भी विरोधी हैं। योगी को 2027 से पहले हाँ। केवल यही कर सकते हैं, पार्टी को हराने का रिस्क नहीं लिया जा सकता कि योगी मुख्यमंत्री न बन पाए, इसलिए पार्टी को नुकसान नहीं करवाया जा सकता। तो अब ऐसे में अधिक से अधिक यही होगा कि भाई योगी जी, जो उनके एंटी गैंग है पार्टी के पीछे, हाँ। और उसके लिए भी फिर आपको संघ की मदद लेनी पड़ेगी। जी। अब संघ फिर किसकी मदद करेगा, हाँ। ये उस वक्त देखने की बात होगी। और पर्याप्त ऑटोनमस बॉडी है वो। बिल्कुल सही बात की राजशेखर जी आपने।
तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अभी कई तरकश और निकलने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या योगी को हटाने के लिए हारने का रिस्क ले सकेगी? शायद ऐसा कोई पार्टी ना ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल नहीं। राजशेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बातचीत से कई इंसाइट हमारे इन दर्शकों को, हमारे तमाम दर्शकों को देखने को, सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।